आप लोग कौन से सेक्शन में हो? एफ डी। मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बताया तुम लोगों को? अरे अभी तो अपना चैप्टर ही ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम लोग डुअलिटी इन रेडिएशन कर रहे हैं ना। हाँ तो इसमें अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अच्छा है कि याद आ गया भैया, नहीं तो मैं तो आज गिल्ट में मर जाता। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। आप भी सेम स्कूल ना? अच्छा, आप बीएनएस। आप ये ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। बी सही है। अच्छा आप भी देखो बेटा, ये क्वेश्चन पेपर आप लोग इधर बीच में रखो। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो एक बात तो हम लोगों ने कई बार देखी और प्रैक्टिस की है चैप्टर 1 के ऐसे वाले क्वेश्चन में कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास जो है, गिवन मास सबका सेम है। मोलर मास जिसका कम आएगा उसके लिए नंबर ऑफ मोल ज़्यादा आएंगे, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा यानी ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम ज़्यादा। अब इन चार में आपको देखना है कि कौन सबसे हल्का वाला है। कौन हल्का है सबसे भाई? लिथियम। वही आपका आंसर है, वही लिखे हो। ठीक, तो पहले वाले का आंसर ए है, सेकंड वाले का आंसर बी, थर्ड वाले का आंसर क्या बेटे? आप बताओ। नहीं, बी होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो हैं हम लोग, एक है रेफरेंस मेथड और एक है कन्वेंशनल मेथड। ये रेफरेंस मेथड में है। ठीक, क्रोमियम का होना चाहिए था 4s2 सॉरी 4s2 3d4, लेकिन होता है वो क्या 4s1 3d5। चलो उसके बाद का क्या है बेटा? विच एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? हाँ, ऑप्शन डी ऑब्वियसली। बेटा थोड़ा सा इतना एग्जाम हॉल में कर लेते कि अगर 4 है तो वो क्या जाएगा 1s2 12 है तो क्या जाएगा 1s2 2 पे 6 3s2। 9 का मतलब क्या है वो उसमें चल रहा है। देखो एक रेंज आप लोग फिक्स कर लो। आप लोगों ने यही गलती करी कि आप लोग क्या किए, उसको उस हिसाब से सोचे नहीं। रेंज कैसे फिक्स करना है? अगर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, अरे अगर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये किस में जाएंगे, मतलब पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s में फिल हो रहा होगा। चलो 2 को नहीं लिखते, ये 1s में फिल होगा। फिर तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में फिल होगा। तो फिर 5वें से लेके 10वां इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा होगा? 2p में। फिर 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन 3s। ठीक, उसके बाद 13 से 18 तक का इलेक्ट्रॉन 3p में। फिर 19 और 20 नंबर का इलेक्ट्रॉन 4s। देन 21 से 30 नंबर का इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। ठीक, अगर ये ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब डायरेक्ट सॉल्व करना दिक्कत जाता है तो ये रेंज आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, इसको दिमाग में बिठा लेना बेटा, लिख लो इसको, लगे हाथ तो लिख ही लो। क्वेश्चन पेपर पलटो। उसके बाद क्या है ये? द एटम ऑफ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। क्या होगा इसमें स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस? लिथियम ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? अच्छा वो वाला तो आप लोगों से अभी तो हम लोग उस चैप्टर में नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद वाला आप लोग बना लिए होगे। विच लॉ स्टेट्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर conditions of temperature and pressure contains the same number of molecules? एवोगैड्रोज लॉ, वही लिखे हो।
तुम लोग वाकई ऐसे बेवकूफ़ी वाली गलती करके आओगे, मैं सोचा नहीं था यार। आप लोगों की इस ये ट्यूशन वाले नोट्स में पूरा लिखाया है मोटा मोटा करके। जी नहीं, एवोगैड्रोस लॉ याद करो बेटा कि स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ज़्यादा, नंबर ऑफ मोल जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा। यहाँ से क्या मालूम चला कि जितना नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। उसके बाद फिर इसी में ही हम लोग देखे थे कि 0.1 मोल का मतलब 0.1 मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर इंटू 0.1। उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि कंपाउंड कौन सा चल रहा है। मतलब आप लोगों को अपना सिर खुद ही से दीवार पे पटकना चाहिए, हैं ऐसी बेवकूफ़ी करके आए हो। उसी के बाद क्या है, अच्छा ये वाला तो अभी पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा, अदरवाइज उसका आंसर है स्टार्क इफेक्ट। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, वो तो आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है और वो हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। 0.6 हाँ ए है। वो तो अभी हम लोगों ने देखा नहीं है, अदरवाइज आंसर इसका है डिक्रीजिंग ऑफ आयनिक रेडियस। मतलब सबसे बड़ा आयनिक रेडियस, इसका ऑप्शन डी है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, राइट द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। उम्मीद करता हूँ ये सही बनाए होंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द सिंपल एटॉमिक रेशियो ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक, एकदम डायरेक्ट डेफिनेशन है, लिखाया भी है आपको और बुक में भी दिया हुआ है। ठीक, हाँ, और मॉलिकुलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। चलिए ये हो गया। क्या बेटे? मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस एनी टू, और मोलैलिटी में वेरी गुड। पहला डिफरेंस तो ये है, मतलब डेफिनेशन लिखते तो भी चल जाता। और दूसरा बहुत बढ़िया आप लोग वो लिख सकते थे डिफरेंस कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी आप लोगों के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नॉट बैक एक्सरसाइज, ये उसमें ये आप लोगों के चैप्टर का एक्सरसाइज, सॉरी नॉट एक्सरसाइज, एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल नंबर 1.8 देख लेना घर जाके, ये एग्जाम्पल नंबर 1.8 है। वो पिंक बॉक्स में जहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पे है ये, इतना तो याद है मुझे। उसके बाद डाई नाइट्रोजन, और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने जब हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कर रहे थे तो इसको सॉल्व किया है। पता नहीं अब एग्ज़ाम में क्या करके आए हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद चलिए, उसके बाद वाला तो आप लोगों को अभी मालूम नहीं है। चलो, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यह भी नहीं मालूम आपको। इधर पे देखो, एक्सप्लेन या डिफाइन द फॉलोइंग। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बन गया होगा। अच्छा, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले सिंगली फिल्ड होंगे, उसके बाद जब सारे लोग सिंगली फिल्ड हो जाएंगे उसके बाद उसमें पेयरिंग होना शुरू होगा। ठीक, उसके बाद ओबाउ, क्या बोलता है ओबाउ? इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने का ऑर्डर जो है दैट विल ऑलवेज बी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, बुक में बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है और हम लोगों ने इधर पे देखा भी है, फिर भी गलत करके आए होंगे तो कुछ नहीं कर सकते अपन। उसके बाद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। For a moving subatomic particle, it is impossible to determine its position and momentum
साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी। ये भी नहीं किए हो, बड़े शर्म की बात। लिमिटिंग रिएजेंट, इसकी तो 3 डेफिनेशन मैंने लिखवाई है। पहली डेफिनेशन जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में होगा, दूसरा डेफिनेशन अब रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है तो वो पहले कंज्यूम हो जाएगा, और तीसरी डेफिनेशन अब वो पहले ख़त्म हो गया, मतलब कि वो क्या करेगा, रिएक्शन को रोक देगा, लिमिट कर देगा। ठीक, चलिए उसके बाद क्वांटम नंबर तो अभी आएगा। ठीक, पेपर तो बढ़िया था, इजी था ये, मैंने कल ही देख लिया था पेपर। ये क्या एल्मनैक है? उसी को एल्मनैक बोलते हैं बेटा, ये लिखा भी है। क्या है आप लोगों का स्कूल प्रेयर? स्कूल प्रेयर पूछ रहा हूँ। तो उसमें क्या क्या है? शाबाश। तो ऐसे टाइम में गुनगुनाते रहते हो? तो फिर बेटा ये वाला लिख लिया, रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिटा दूं? चलो कहाँ तक पहुंची थी अपनी गाड़ी? डुअलिटी इन रेडिएशन हम लोग देख रहे थे। अच्छा बुक निकाली ना बेटा, बुक, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ रहे हैं ना। मिला सर आपकी बुक? तो बैग इधर कर दो, आप इधर आ जाओ। जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। गजब ही कर दिया बेटे। अरे थोड़ा जल्दी पलटो ना। ठीक पहुंचे बेटा? अच्छा अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। स्पेक्ट्रम हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? लास्ट क्लास में देखा था, एंडिंग एंडिंग के टाइम। स्पेक्ट्रम का मतलब जब बहुत सारी, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप किसी एक पैरामीटर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, दैट विल बी कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब ये चीज़ जो है उसमें देखिए ऊपर से, मतलब नीचे क्या चीज़ का स्केल दिया हुआ है? लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। ठीक, इधर पे देखो सबसे कॉर्नर में, सबसे एंड पे देखो ना, उधर इस साइड, इस साइड, इस साइड। हाँ, नीचे में लैम्डा है और ऊपर की तरफ जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी की है। ठीक, लैम्डा की वैल्यू जो है वो किधर चल रही है? छोटे से बड़े की तरफ चल रही है ना। ठीक, यानी कि स्टार्टिंग में क्या है? 10 टू द पावर माइनस, हाँ, और जाते जाते वो किधर चला गया है? 10 टू द पावर। ठीक, अच्छा अब इसका मतलब क्या है कि लैम्डा जो है, अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देख रखा है कि E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब जस्ट इसके उल्टे ऊपर की तरफ क्या वैल्यू लिखी हुई है? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती दिख रही होगी आपको। ठीक, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है प्लांक्स रेडिएशन लॉ, इज इक्वल्स टू एच न्यू, इसमें अगर न्यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? ई की वैल्यू भी तो डिक्रीज होगी ना, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या अपन ड्राफ्ट कर सकते हैं कि इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्या बोलना चाहिए? अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक,
क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी? क्योंकि ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इट इज अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इतनी कहानी ठीक। अब सबसे स्टार्टिंग में देखिए क्या रखा हुआ है बेटा, गामा रेज हैं। अच्छा, गामा रेज जो है वो सबसे इस साइड में है, यानी कि उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा कि सबसे कम? फ्रीक्वेंसी भाई साहब सबसे ज़्यादा, ठीक। यानी कि न्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक। अच्छा, अब ये गामा रेडिएशन जो है इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये कहाँ देखा है आप लोगों ने, कहीं देखा सुना? हल्क, ठीक। हाँ, तो वो जो ब्रूस बैनर है उस पर गामा रेडिएशंस एक्सपेरिमेंट के दौरान पड़ गई थी, ठीक। तो गामा रेडिएशन की एनर्जी के कारण उसमें म्यूटेशन हो गया। तो ये तो हो गई क्या, मार्वल वाले मूवी की बात। अब कहानी क्या है, इसको अगर आप लोग इसमें लेकर के आओगे, साइंस में अप्रोच करोगे, तो गामा रेडिएशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यानी इतनी हाई रेडिएशन वाली एनर्जी से आप क्या क्या करा सकते हो? आप इससे एक्सप्लोजन करवा सकते हो, करवा सकते हैं ना, ठीक। आप इससे और क्या कर सकते हो, आप इससे रिएक्शंस इनिशिएट करवा सकते हो बहुत इजीली, ठीक। चलिए, ये तो हो गई गामा रेडिएशन की बात। उसके बाद फिर अगली चीज़ क्या है, एक्सरे। एक्सरे की एनर्जी गामा रेडिएशन से कम है, ठीक। एक्सरे किस काम आता है? बॉडी के पार्ट्स निकालने के लिए। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे रेडियो मेडिकल एग्जामिनेशंस। यानी कि जितनी भी मेडिकल एग्जामिनेशंस है जिसमें हम लोग रेडिएशन यूज़ करते हैं, तो अपने पास सबसे इजी क्या है, एक्स रेज। उसके बाद है क्या, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अच्छा, एक्सरे में आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सरे चैम्बर में लिखा हुआ रहता है एकदम क्लियर क्लियर, यहाँ गर्भवती स्त्री का प्रवेश करना वर्जित है। नहीं देखा कभी लिखा हुआ? प्रेग्नेंट लेडीज़ का एंटर करना वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड लिखा रहता है, ठीक। वो इसलिए क्योंकि एक्सरेज की रेडिएशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो उस डेवलपिंग फीटस को भी डैमेज करने की ताकत रखता है, ठीक। उसके बाद आओ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज किस काम आती हैं? ये अल्ट्रावायलेट रेज मिलती किधर है, एक आध कोई सोर्स मालूम है? सन, ठीक है। अच्छा, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको ब्लॉक कौन करता है? ओजोन। ये सब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इसी हार्मफुल नेचर के कारण इसका यूज़ किस में करते हैं? इसका यूज़ करते हैं हम लोग एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के लिए। एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट का मतलब जहाँ पे भी अपने को कुछ कल्चर वगैरह कराना रहता है जिसमें हम लोग क्या चाह रहे हैं कि कोई कंटेमिनेशन ना आए। कंटेमिनेशन का मतलब, अच्छा फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में आप लोगों का यूरिन टेस्ट हुआ है, वायरल वगैरह कभी भी अगर हुआ रहा होगा तो यूरिन टेस्ट शायद करवाया गया होगा। तो उसका जो रिपोर्ट, या फिर पहले का भी अगर यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट रखा है और डॉक्टर ने उसमें कल्चर किया होगा, कल्चर टेस्ट लिखा होगा, तो उसमें देखिएगा कल्चर टेस्ट में क्या है कि उसमें कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट और एब्सेंट टाइप का लिखा होगा उसमें, ठीक। अब उसमें करते क्या है, जिस भी चैम्बर में उसका कल्चर करेंगे, यानी कि उस यूरिन सैंपल में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको ग्रो करने के लिए हम लोग पोर करेंगे या प्लांट करेंगे उसमें, और अगर कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ तो वो भी अपना रिजल्ट शो करेगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले उस पूरे चैम्बर को सैनिटाइज करते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स, मतलब कि ये बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, इन सब को क्या करने के लिए, किल करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कुछ मत करो, चैम्बर को बंद करो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चला दो 15-20 मिनट के लिए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, सब ख़त्म, डन। चलिए उसके बाद, अच्छा ये तो हो गई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की यही वाली खासियत जिसके कारण उसको किस में यूज़ कर रहे हैं,
एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के लिए। अदरवाइज इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या कॉज करता है बेटा, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूटाजेन और ऑन्कोजेन है। क्या होते हैं भाई म्यूटाजेन और ऑन्कोजेन? म्यूटाजेन मतलब वो चीज़ जो म्यूटेशन कॉज करती है, और ऑन्कोजेन मतलब कि वो चीज़ जो कैंसर कॉज करती है। इसलिए स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। डन। चलिए ऑन्कोजेन, तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है। ठीक, आप लोगों को यहीं एक एग्जांपल बता देता हूँ, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। एक बहुत कॉमन टाइप का स्किन कैंसर है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होता है, वो है बीसीसी और एससीसी, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मतलब स्पेशली जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा, ये एकदम कॉमन चीज़ है। इसमें होगा क्या, इधर देखो भाई, बिल्कुल एक मस्से के जैसा वो बड़ा होगा। ठीक, और उसके बाद फिर अचानक उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। ठीक, आप लोगों ने शायद कभी सुना भी होगा कि उसको मस्सा हुआ था, बाद में मालूम चला कि वो मस्सा ही कैंसर था। ये ऐसा भी होता है। ठीक, तो ये वो जो मस्सा है वो क्या है, वो बेसल सेल कार्सिनोमा है। खुशकिस्मती की बात यह है कि बेसल सेल कार्सिनोमा स्किन में ऐसे फैलता है। ठीक, जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो स्किन में अंदर की तरफ पेनिट्रेट करते हुए फैलता है। ठीक, अदरवाइज़ ये दोनों बिल्कुल देखने में लगेगा कि जैसे मस्सा हुआ रखा है। ठीक, हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि नॉर्मल जो मस्सा रहता है उसकी जो स्किन रहती है वो थोड़ी ड्राई टाइप की रहती है। कभी अगर मस्से को आप लोग ऐसे ध्यान से देखे हो, अगर दादा या आप लोगों के पापा किसी को भी मस्सा होगा तो उसकी स्किन कैसी रहती है, थोड़ी ड्राई टाइप की और हल्का सा परफोरेशन टाइप दिखता है, छोटा छोटा गड्ढा गड्ढा टाइप का। लेकिन अगर मस्सा अचानक से बना है तो उस कंडीशन में अगर वो बीसीसी या एससीसी है तो उसकी स्किन बिल्कुल थोड़ी स्मूथ टाइप और शाइनी होगी। ठीक, तो ये एक उसका एग्जांपल हो गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का भी। अगला कौन सा है, इंफ्रारेड रेडिएशन। अच्छा, उसके बाद तो विजिबल है भैया। विजिबल किस काम आता है, देखने के लिए। अपनी ह्यूमन आइज जो है वो किसमें, इसी विजिबल रीजन को ही, विजिबल रीजन की रेडिएशंस को कैच करने के लिए ही बनी है। उसके बाद है इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन किस काम आती है, नहीं मालूम, लिख लो भाई। ये आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, रिमोट सेंसिंग। क्या है अब ये रिमोट सेंसिंग, नहीं मालूम? बेटे जितनी भी चीज़ें रिमोट से चलती हैं उन सब में यूजुअली ये इंफ्रारेड रहता ही है। ठीक, आप लोग कभी देखना आज घर जा कर के वो जो आप लोगों का क्या D2H टाटा स्काई जो भी है आप लोगों के पास, और जो टीवी का रिमोट है उसको आँख एकदम ऐसे, आँख में नहीं, ऐसे करके देखोगे ना, उसको प्रेस करके अंदर हल्की सी, एकदम हल्की सी लाल कलर की लाइट जलती है, तो वो इंफ्रारेड है। ठीक, अच्छा, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसको देखो तो उसका वेवलेंथ कम की तरफ जा रहा है कि ज़्यादा की तरफ जा रहा है गामा के मुकाबले? वेवलेंथ बढ़ रहा है भैया। ठीक, वेवलेंथ बढ़ रहा है मतलब कि वेवलेंथ बढ़ने का मतलब क्या बेटा, कि वेव का वो जो क्रस्ट और ट्रफ की लेंथ जो थी वो इंक्रीज हो रही है। यही रीज़न है कि अगर इस इंफ्रारेड इसको जैसे मान लो ये अगर टीवी है, उसके सामने आप मिरर रखो, उस मिरर में ऐसे करके मारो रिमोट, तो उस ग्रेटर वेवलेंथ के कारण वो उसमें टकरा करके भी आपका वो डिवाइस जो है वो वर्क करता है। कभी करके देखना। ठीक, दूसरी चीज़, ये जो एक्सरेज हैं, एक्सरे अपनी ये जो हड्डियाँ होती हैं ना, मतलब कैल्शियम एक्सरे को बढ़िया रोक लेता है, ब्लॉक कर लेता है। इसलिए जितनी हड्डी इंटैक्ट है, मतलब कि बिना फ्रैक्चर वाली, उतने से जगह में क्या आता है, वो रेडिएशंस ब्लॉक हो जाती हैं एक्सरे। जबकि जहाँ पे फ्रैक्चर रहेगा वहाँ से उतने ही शेप की एक्सरे जो है वो पास हो जाएगी। यही होता है ना। हाँ, जबकि ये जो है इंफ्रारेड, ये क्या है, ये जो जैसे ये अपना ड्राई प्रोटीन है, क्या, नेल्स। सिमिलरली आपकी बॉडी में इनेमल भी है। किधर है इनेमल, टिथ, टिथ टिथ। ठीक, तो वो जो टीवी का रिमोट है इसको प्रैक्टिकल करके देखना। जैसे ये मतलब मान लो उधर पे अगर आपका टीवी है, इधर ऐसे नाखून में भी मारोगे ना तो भी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इंफ्रारेड पकड़ता है। MI का फ़ोन है आप लोगों में किसी के पास, रेडमी,
रेडमी में एक इनबिल्ट फीचर देते हैं उन लोग, आई आर ब्लास्टर। अगर थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ आप लोगों का रुझान हो तो ये वर्ड सुना होगा, आई आर ब्लास्टर। वो इंफ्रारेड ब्लास्टर का ही, एमआई की उसमें भी एक रिमोट रहता है, मालूम है ना? हाँ, एमआई रिमोट, वो क्या है? वो इंफ्रारेड ब्लास्टर ही तो है। डन। चलिए, और रिमोट सेंसिंग किस में काम आती है बेटा? रिमोट से जो जो चीज़ें चल रही हैं वो सब इंफ्रारेड रेडिएशन मोस्टली यूज़ कर रही हैं, ठीक। उसके बाद है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव आपको मालूम है, ये तो मतलब खाना बनाने के लिए तक यूज़ हो जा रही हैं। उसके बाद FM AM और लॉन्ग रेडियो वेव्स, इनका यूज़ किस में? मोबाइल ट्रांसमिशंस, ठीक। ये जो वॉकी टॉकी और ये सब, और ये जो सेलफोन वगैरह जो है, इन लोग सब किस में चल रहे हैं? रेडियो वेव्स पे चल रहे हैं। अच्छा, अब वो जो FM और AM है, ये वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना है। FM क्या है ये? हाँ, तो ये है क्या बेटे? आप लोगों ने सुना तो है, लेकिन आप लोगों ने कभी उस चीज़ में दिमाग नहीं लगाया। क्या 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 बताओ? चलिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप में से कभी किसी ने सुना होगा तो इन लोग ऐसा भी बोलते हैं, जो रेडियो जॉकीज होते हैं, कि क्या, रेडियो मिर्ची 98.3 FM इट्स ऑट, ठीक। तो वो 98.3 क्या है? अगर आप लोगों ने विविध भारती सुना होगा तो उन लोग इस चीज़ को पूरा बताते हैं कि ये क्या बोलते हैं, आकाशवाणी पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी रायपुर है, ठीक। तो वो जैसे ये है 98.3 FM, तो इसका मतलब क्या है कि रेडियो मिर्ची कितने पे ऑपरेट हो रहा है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नाउ फ्रीक्वेंसी कितनी? 98.3 मेगाहर्ट्ज, और मेगाहर्ट्ज का मतलब 98.3 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। डन। इससे क्या कंक्लूजन मिला? हर्ट्ज मतलब कि ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में उस एक पॉइंट से इतनी सारी वेव्स जा रही होंगी। डन। अब इसको आप कंपेयर करो किससे? रिलायंस बिग FM कितने पे ऑपरेट होता है? वो इतने पे ही है ना? नहीं, शायद 92.8 है। 92.8 होगा। तो अच्छा ठीक है, चलो अभी इतना मान लेते हैं हम लोग फिलहाल के लिए। मान लेते हैं कि कोई एक चैनल है 91 FM, ठीक। इसका मतलब क्या है कि वो कितने पे ऑपरेट हो रहा है बेटा? 91 मेगाहर्ट्ज का रेडिएशन वो यूज़ कर रहा था, ठीक। इसका मतलब है कि जिन रेडिएशन का यूज़ वो कर रहा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी वाली हैं? 91 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। इतना भी क्लियर? अब थोड़ा सोच के बताओ बेटा कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है? हाँ, 91 का वेवलेंथ ज़्यादा है, बिल्कुल सही। इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसीलिए ही एक सेकंड में एक पॉइंट से जाने वाले वेव्स का नंबर इसके मुकाबले कम है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ वेव्स कम बनेंगे ना, जबकि इसमें ऐसा। अच्छा, इस हिसाब से आप बताइए, जैसे रेडियो रंगीला 94.8 FM, तो ये जो है ये 104.8 FM, इसका कितना होगा? नहीं, रेडियो रंगीला कितना है? 94.3 होगा, अब काफ़ी पहले की बात। ये 104.8 भी एक तो है, कुछ तो भी है, ठीक। तो इसका वेव साइज क्या है? इन तीनों को अगर कंपेयर करो तो इसका वेव साइज सबसे छोटा है, बड़ा है? ये सबसे छोटी वेव्स हैं इन सब में, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि 104.8 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी इतनी सारी वेव्स एक सेकंड में पास हो रही हैं, ठीक। और अगर इतनी सारी वेव्स पास हो रही है मतलब उसका वेवलेंथ छोटा हो रहा होगा। डन।
चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया अपना पूरा खत्म। अगली चीज पे आइए। अब अपने को देखना, अच्छा हम लोग ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर लिए हैं क्या? ब्लू शिफ्ट नहीं किए अभी। चलिए अब हेडिंग डालिएगा फिर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट, BBR। बेटा इसको लिखना है कुछ तो लिख लो इसमें से जल्दी। आप में से किसी ने भी कहीं पे लिखा ही नहीं है कि कौन सा रेडिएशन किसका मारा है। मैं तो यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा वाचने बैठा हूँ ना। कथा खत्म होने के बाद ऐसे दोने में करके पंजीरी केला सेब दूंगा, फिर लेके जाना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हो गया बेटे? चलिए हेडिंग डालिएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हो गया? चलिए अब देखो, इससे पहले कि बेटा हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट में आए, आपने को ये जानना जरूरी है कि अगर विजिबल लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी तो कितने तरीके के फिनोमेना होते हैं। ठीक, जब वाइट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो 3 तरीके के फिनोमेना होते हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि वो ऑब्जेक्ट क्या करे, अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले वाइट लाइट को पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर ले। तो अगर पूरा पूरा एब्जॉर्ब करेगा तो कंडीशन कहलाएगी एब्सोल्यूट क्या, एब्जॉर्प्शन। ठीक, और एब्सोल्यूट एब्जॉर्प्शन यानी कि जितनी लाइट पड़ी वो पूरी अगर एब्जॉर्ब हो गई तो क्या कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। इसका मतलब एब्सोल्यूट एब्जॉर्प्शन वो कंडीशन है जब क्या हो रहा है बेटा, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही होगा ना? ठीक, और अगर कोई लाइट रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं होती उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा दिखाई देता है अपने को? ब्लैक कलर्ड। ठीक, इसका मतलब है कि ये जो पैनल, ये जो ऐसा ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसमें जो भी मटेरियल है वो क्या कर रहा है, जो भी इसमें मॉलिक्यूल्स वर्क कर रहे होंगे, जो भी सर्किट वर्क कर रहा होगा, वो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले वाइट लाइट को पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है। डन। अगली चीज आती है, यह सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन हो जाए। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन का मतलब वाइट लाइट पड़ी, वाइट लाइट में क्या क्या है, वेबग्योर है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वो जो सातों रेडिएशन है, वो 7 की 7 रेडिएशन आई और पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। ठीक,
उस कंडीशन में क्या कोई एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं, यानी कि ये चीज किस में जा रही है? नो एब्जॉर्प्शन। और अगर कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसका मतलब है कि वो जो है ऑब्जेक्ट वो कैसा दिखेगा आपको? वाइट कलर्ड अपीयरेंस। डन। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि ये जो वाइट वॉशिंग होके रखी हुई है, ये वाइट क्यों अपने को दिख रहा है? क्योंकि इसमें जो भी मॉलिक्यूल थे, जो भी सब्सटेंस थे, उन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे ही उनके ऊपर वाइट लाइट पड़ी, उन्होंने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब किए बिना रिफ्लेक्ट मार दिया। ठीक, इसलिए वो कैसा दिख रहा है? वाइट कलर। अब तीसरी कंडीशन हो सकती है कि कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो, और जो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होगा तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होगा। यानी कि तीसरी कंडीशन हो सकती है कि वो शो हो जाए आपको पार्शियल एब्जॉर्प्शन, जिसका मतलब क्या होगा? पार्शियल रिफ्लेक्शन। यही होगा ना बेटे? अरे हाँ कि ना? इस कंडीशन में ही कंपाउंड आपको कैसा दिखेगा? कंपाउंड या सब्सटेंस कलर्ड। डन। तो इतने पूरे डिस्कशन के बाद आप बहुत इजीली बता सकते हो कि ब्लैक बॉडी क्या है। ब्लैक बॉडी ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा क्या बोलना चाहिए, एंटिटी है जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सारे वाइट रेडिएशन को क्या करने वाला है? एब्जॉर्ब, मतलब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है यानी कि उसमें से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएगी, इसके कारण ही वो कैसा अपीयरेंस शो करेगा? ब्लैक कलर्ड। डन। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखाता हूं। हो गया? हो गया? चलिए, तो ये तो हो गई मतलब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी के लिए। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या चीज़ है फिर? देखो, ब्लैक बॉडी मतलब किसी उसके ऑब्जेक्ट के ब्लैक कलर के अपीयरेंस के लिए रीज़न क्या था? कि वो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। डन। तो अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है उसको देखते हैं, उसको लिखते हैं। लिखेगा, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, when a black body is heated,
comma, it starts re-emitting it starts re-emitting the absorbed radiations. Absorbed radiations. ठीक, कॉमा, नोन एज द BBR, यानी कि नोन एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बेटा, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे जो कैसा है, ब्लैक इन कलर, यानी कि ब्लैक बॉडी है जिसने अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सारे रेडिएशंस को क्या करके रखा हुआ है, एब्जॉर्ब. जब आप उसको हीट करना शुरू करते हो तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब रेडिएशंस को वापस री एमिट शुरू करता है, री एमिट करना. ठीक, तो उस कंडीशन में वो जो रेडिएशंस है जो एक ब्लैक बॉडी से रिलीज हुई हैं वो कहलाएंगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन. डन. अच्छा, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसका ग्राफ. ठीक, तो एक चीज़ लिखिएगा, वेवलेंथ इंटेंसिटी ग्राफ, स्टार मार्क करके एक सब हेडिंग दे दो, वेवलेंथ इंटेंसिटी ग्राफ, विच इज ऑल्सो नोन एज वेवलेंथ टेम्परेचर ग्राफ. स्ट्रेट लाइन कौन सा, चलो अब इसमें ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इस साइड में ले रहे हैं हम लोग रुको, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस. ठीक, एक्स एक्सिस पे आप ले रहे हो वेवलेंथ और वाई एक्सिस पे आप ले रहे हो इंटेंसिटी और टेम्परेचर. हो गया बेटे, चलिए पहला ग्राफ जो है या पहला जो कर्व है वो ऐसा है. ठीक, अब इस कर्व की खासियत क्या है भाई, इस कर्व की खासियत है कि ये देखो, इसका ये जो पीक है ये जिधर आ रहा है ये आप मान लो λ1, और इसका ये मतलब ये जो इसका कंसर्न्ड टेम्परेचर है ये क्या कहलाएगा, T1. डन. चलिए अब अगला इसका स्लोप देखते हैं, इसको दूसरा कलर कर लेते हैं. चलो ठीक, अब
तीसरा कलर, इसका जो पीक है ये जिस मतलब जिस वेवलेंथ पे इस पे इंसिडेंट कर रहा है ये हो गया आपका लेमडा 2, और इसका ये जो टेम्परेचर है ये कहलाने लगा T2। सिमिलरली अब ये जो आपके पास थर्ड वाला कर्व है इसके लिए ये हुआ आपका लेमडा 3, और जो इसका कंसर्निंग टेम्परेचर है ये हो गया T3। डन। अच्छा, अब इससे क्या पता चल रहा है अपने को बेटा कि लेमडा 1 इज ग्रेटर देन और लेसर देन लेमडा 2 लेमडा 3। लेमडा 1 ग्रेटर है भैया, जैसे जैसे आप इधर खिसकोगे तब लोअर वैल्यू होगी ना। हाँ, लेमडा 1 इज ग्रेटर देन लेमडा 2 लेमडा 3। और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे आप कि जो T1 है इट इज लेसर देन T2 लेसर देन T3। तो इससे अपने को क्या रिलेशन समझ में आया बेटा, देयरफॉर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, या ये कह लो कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक। अच्छा, एक चीज़ बेटा यहीं पे ही समझ लो पहले, इधर देखो इधर देखो, इसको आप बनाते रहो। इधर देखो, अगर वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो लोअर वैल्यू की तरफ खिसक रही है, और आपको मालूम है हमारे पास वाइट लाइट में क्या क्या रहता है, विबग्योर, ये है 400 नैनोमीटर और ये है 700 नैनोमीटर। डन। जैसे अच्छा, इससे क्या मालूम चला कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए कंडीशन कैसी है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आप लोअर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ की तरफ खिसक रहे हो, यानी कि टुवर्ड्स द ब्लू रीजन। तो इसलिए ये वाला जो इफेक्ट है ना, इसको आप क्या नाम देते हो बेटा, ब्लू शिफ्ट। ठीक, ब्लू शिफ्ट। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ है वो किसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। और लोअर वेवलेंथ क्या किसकी है, ब्लू रीजन की है ना, ब्लू इंडिगो वॉयलेट। अच्छा, अब क्योंकि ये लोअर वैल्यू की तरफ जा रहा है, कम वैल्यू की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग हाइपोक्रोमिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको लिख लीजिए फटाक से, इसको लिख लो पहले। एज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसके बाद एज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिखो ना जल्दी, एज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज द इंक्रीज इन टेम्परेचर is leading to decrease in wavelength of BBR, decrease in wavelength of BBR, comma, that is the wavelength is shifting towards blue region. The wavelength is shifting towards blue region, ठीक। रीजन भैया, रीजन नहीं, region, REGION, full stop. This is called blue shift और hypochromic effect। ठीक, और मान लो अगर कोई ऐसा फिनोमेना मिलता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ रेड की तरफ शिफ्ट मतलब रेड की तरफ शिफ्ट हो रही होती, तो उसको क्या नाम देते, रेड शिफ्ट। डन। रेड शिफ्ट अभी आपको नहीं देखना है, अभी आपको क्या मिल रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ब्लू शिफ्ट। ठीक,
चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से।